हम बात कर रहे हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, और ये बात इसलिए एक बार फिर से बहस का मौजू है क्योंकि मोदी 2.0 में, यानी कि दूसरी बार जब मोदी सरकार आई है तो उसने एक बार फिर से मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात की है। उसने ये कहा है कि जो टीचर्स हैं जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनको भी जदीद तालीम से उनको आरास्ता कराया जाएगा, ताकि जब वो तालीम जब दें बच्चों को तो उनमें भी वो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए और तमाम मदरसों को इसके अंडर लाया जाएगा। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात कर रही हूं। अमलेंदु जी, क्या अभी भी आप इसको शक शुबा की नजर से देखेंगे या आपको लगता है कि एक यकीन जो है जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है उतने ही उसी इस्तकबालिया तौर पर मुसलमानों को भी सामने आना चाहिए? आखिर कब तक वो गुरेज करते रहेंगे इन तमाम चीजों से? देखिए, जहाँ तक शक और शुबा करने की बात है तो एक सहाफ़ी होने के नाते मतलब वो हमारा धर्म है शक करना, लेकिन हर चीज़ को जो है शक की निगाह से देखना भी नहीं चाहिए जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उनमें शक हो तब भी जो है ये कामना करनी चाहिए कि वो सच ऐसा ना हो सच साबित हो। तो मैं खुद इस मतलब उसका हूँ मंतव्य का कि ये जो घोषणाएं हैं मैं चाहता हूँ कि वाकई में धरातल पर उतरें। मदरसों का भी मॉडर्नाइजेशन हो, जैसा मैंने पहले कहा कि जो हमारी संस्कृत पाठशालाएं हैं उनका भी मॉडर्नाइजेशन हो, और भी तमाम जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो चाहे किसी भी अल्पसंख्यकों के हों चाहे बहुसंख्यकों के हों, सबका मॉडर्नाइजेशन हो। और शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक तरक्की जो है वो उसका सही लाभ जो है वो सब तक नहीं पहुंच सकता। और ये सच्चा कमेटी से भी साफ हो चुका है कि मुसलमानों के अंदर और काफी पिछड़ापन शिक्षा को लेकर के है और उसको दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन इस शक को कैसे निकाला जाएगा अमलेंदु जी? जब ये बात की जाती है तो वहाँ के जो मदरसे हैं, वहाँ पर जो पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं या उससे वाबस्ता जो वालिदैन हैं, उनके जहन में ये सवाल आता है। और हमेशा से जब भी मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है उन्हें लगता है कि शायद दीन से उन्हें दूर किया जा रहा है, जो इस्लामिक तालीम है उनसे दूर किया जा रहा है, मजहबी तालीम से दूर किया जा रहा है, दुनियावी तालीम दी जाएगी और इसको कंट्रोल किया जाएगा और अपने हिसाब से इन्हें चलाया जाएगा। इस तरह का डर और खौफ भी पैदा किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से उसी समाज के, तो इसको भी दूर करना एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं आपको इसको इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि एक तो पहली चीज़ ये है कि असल में हम लोग समझते ये हैं कि साइंस और रिलीजन जो है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी रिलीजन जो है वो साइंस को मतलब इग्नोर नहीं कर सकता। अब एक प्रक्रिया है, ज्ञान है, ठीक है, रिलीजन में बहुत सी चीज़ें स्थिर होती हैं, दृढ़ परिवर्तन नहीं होती हैं, लेकिन साइंस जो है वो रोज बदलती हुई चीज़ है और जैसे जैसे समय बदलता है साइंस में बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। आप ये समझिए कि जिस समय पोलियो का अभियान शुरू हुआ था, मैं आपको माजी में ले जाना चाहता हूँ, तो उस समय भी जो था वो इस तरीके का खौफ एक बैठाया गया था। चूंकि वो दिल्ली में शुरुआत हुई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, तो एक तरीके का जो था वो र्यूमर्स ही काफ़ी फैलाई गई पोलियो की ड्रॉप्स को लेकर के भी, और वो भी जो था वो खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो चीज़ें जो थी वो गलत साबित हुई बाद में जा करके, और पोलियो ड्रॉप्स का जो था वो फ़ायदा लोगों को मिला और वो धीरे धीरे करके चीज़ें दूर हुई। अब जो ये मसला है मदरसों का लेकर के कि मदरसों में जो है आधुनिकीकरण किया जा रहा है, कहीं वो दीन से दूर करने की चीज़ तो नहीं है। तो देखिए, दीन से दूर करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मदरसे जिस चीज़ के लिए बने हैं वो शिक्षा वहाँ देंगे ही, और अगर मॉडर्न शिक्षा मिल रही है तो मुझे लगता है कि वो एक और एक 11 होने वाली चीज़ होगी कि आपका जब वहाँ से मौलवी निकल के आए तो वो मॉडर्न एजुकेशन से भी लैस हो पूरी तरीके से। लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि मॉडर्न एजुकेशन जो वही आदमी को आदमी बनाती है, वही आदमी को इंसान बनाती है, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ी अतिवादिता है। क्योंकि हमने अब तक जो देखा है कि जितने भी जो चाहे वो फ्रॉड केसेस होते हों, साइबर क्राइम्स होते हों और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो क्राइम्स होते हैं, उनमें भी सब तकनीक शुदा लोग और मॉडर्न लोग जो हैं वो सब शामिल होते हैं। लेकिन ये भी है अमलेंदु जी के ये देखकर ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो मॉडर्न तालीम लेना ही आप बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तालीम बंद, मैं तालीम बंद करने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये कहना कि सिर्फ पैरामीटर नहीं, हाँ पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर नहीं और दोनों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। अमलेंदु जी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चले गए। मॉडर्न, आप क्या पहले जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो क्राइम नहीं करते थे, वो भी डकैत हुआ करते थे, डाका पड़ता था,
तो चलिए ये तो हमारी हर युग डिबेट में इस तरह डाइवर्ट की ना हो, चीजें हम हुई। बहुत दूसरे तरीके की डिबेट करें। अभिजीत से मैं बात करना चाहूंगी। अभिजीत, हमने देखा है कि जब हम मदरसों की बात करते हैं तो 4% ही हैं सिर्फ बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, जो मुस्लिम तबके के हैं। उनमें ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब तबके से होते हैं, जिनके माँ बाप के पास उस तरह से खाने पीने के लिए नहीं होता है, ढंग से पढ़ाने के लिए नहीं होता है। मदरसे वो भी बहुत हैं जहां पर जो ज़कात खैरात से भी चलते हैं, जहां पर बच्चों को जाहिर सी बात है खाने पीने की चीज मिल जाती है और वो एक कुरान की तालीम भी हासिल कर लेते हैं। ये सोचकर अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को दूर दराज इलाकों में भी भेज दिया करते हैं। तो ये फिलहाल मदरसों के हालात हैं। तो ना सिर्फ यहाँ पर मदरसों को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, बल्कि उनकी इक्तिसादी जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनको भी बेहतर करने की जरूरत है, बेहतर बिल्डिंग्स देने की जरूरत है। वहां पर किस तरह से तमाम चीजों का निजाम किया जाए उसकी भी बहुत सख्त जरूरत है। देखिए, अगर बात हम इसकी करें, पहली चीज तो मेरे जो जानकारी में आंकड़े हैं वो करीबन 10 से 12% कैसे, कोई फिक्स आंकड़े नहीं है कि इतने प्रतिशत लोग जो है मदरसों में पढ़ते हैं और इतने मदरसों में नहीं पढ़ते हैं। बात यह है कि देखिए, आप मुस्लिमों की शिक्षा की स्थिति और मुस्लिमों की शिक्षा की स्थिति में सुधार के कारण उनके जीवन स्तर में सुधार के जो विषय है उसको देखने में दो तीन तरीके चीजें एक साथ होंगी। एक तो होगा कि आप मदरसा को रिफॉर्म करिए, मदरसे में ऐसी स्थितियां पैदा करिए कि मदरसे में शिक्षा लेने वाला जो शिक्षार्थी है वो उसके लिए नए जमाने की जो मौके हैं वो भी खुले। दूसरी चीज ये है कि सरकार और भी अभियान चला रही है, सरकार स्व शिक्षा अभियान हो या कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्कीम हो या फिर मिड डे मील स्कीम हो, ऐसी बहुत सारी चीजों के माध्यम से भी उसमें भी माइनॉरिटी की संख्या जहां ज्यादा है और खासकर मुसलमान लोगों की संख्या अधिक जहां पे है, उन जगहों पर इन स्कीमों को कुछ तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, उसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसकी तरफ भी ध्यान दे रही है। और इसी का जो एक तीसरा हिस्सा है वो ये है कि आप जब पूरे स्ट्रक्चर को ही ऊपर करेंगे, मान लीजिए कि आपने जो है शिक्षा, आप जो है अगर जवाहर विद्यालय बनाएंगे और उसमें सबको मौका देंगे तो सबको मिलेगी वो चांस, तो उस चीज को हमको इंश्योर करना होगा। जब हम उस पूरे स्ट्रक्चर में बड़े तरीके से जो है धन लाएंगे, चीजें लाएंगे, तो वो परिवर्तन होगा। देखिए, अगर कोई कहता है कि ज़कात से कोई विद्यालय चलता है या मदरसा चलता है और वहां पर वैसी स्थितियां नहीं कर सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर तो वास्तव में एक डायलॉग की बात है। जैसा कि अभी जानी साहब ने कहा कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे उसमें विश्वास पैदा किया जाएगा। आशा है हमको ऐसी करनी चाहिए। अब कुछ धर्म के ठेकेदार होंगे उसको, ये जैसे अभी अमलेंदु जी ने बोल दिया कि हिंदू में क्यों नहीं कर रहे हैं आप, इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि मुस्लिमों की शिक्षा की स्थिति जो है काफी अधिक खराब है। आप ये देखें कि कितने बच्चे जो है प्राइमरी एजुकेशन लेके जो है सेकेंडरी एजुकेशन तक आते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन तक जाते हैं। तो आप मुस्लिमों के केस में देखेंगे वो बाकी माइनॉरिटीज से और देश के औसत से बहुत कम है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होंगे मुस्लिम समाज में भी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ठेकेदारी करेंगे कि नहीं हम ये नहीं चाहते हैं, उसको अपोज करेंगे। लेकिन जो जनमानस है, आम मुस्लिम समाज का जनमानस है, वो चीज को समझ चुका है कि उसको इसकी जरूरत है और वो खुले हाथ से इसको सलेगा। लेकिन इफ्तिखार साहब, मेरा सवाल यह है कि हमने देखा है कि अक्सर मदरसे जो फारिग जो स्टूडेंट होते हैं, जो ये नहीं कि कोई पहली बार ये टर्म आई है मॉडर्नाइजेशन, पहले भी वहां पर जदीद तालीम जो है वो दी जाती रही है। आपने जिस तरह साउथ का जिक्र किया, हालांकि नॉर्थ की हालत जो है वो ज्यादा खराब है इस मामले में। तो हमने देखा है कि अक्सर जो है वहां पर जिस तरह की तालीम जो मयार होता है वो मयार उस तरह का नहीं होता जो बाकी स्कूल कॉलेजेस में होता है। और यही बात है, जब मदरसे के फारिग जो बच्चे होते हैं उन्हें उस तरह से ना तो जॉब्स मिल पाती हैं और ना ही उस तरह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो पाती है। दो ही इदारों की मैं ज्यादा बात करूंगी, एएमयू या जामिया, जहां पर वो आगे बढ़ के उस तरह के कोर्सेज करते हैं, और तमाम जगहों पर उनके लिए वो फैसिलिटीज नहीं है। तो इस सिमत भी तो काम करने की जरूरत है। देखिए, मेयार का ताल्लुक कई चीजों से है। अभी ये जिक्र हुआ, आप ही ने किया, कि दीनी मदारिस में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो हमारे समाज का कमज़ोर तरीन तबका होता है। वो तबका कि जिसके यहाँ खाने के लाले होते हैं, वो तबका यहाँ आता है। जिस सतह से इंसान आगे बढ़ता है उसी सतह से उसकी तरक्की और उसके मेयार जो है वो मुकर्रर होते हैं। ये एक बुनियादी पस मंज़र है मदारिस के अंदर मेयार के कम होने का। दूसरी बात ये है कि जो बड़ा सवाल आपकी इस बहस में आना चाहिए और आपने बड़ी शिद्दत से उसको पूछा था, मैं थोड़ा सा उस तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। देखिए, जो 2014 और 2019 का फर्क ये समझने की जरूरत है, हमें भी और हमारे सुनने वालों को भी। 2014 में के बाद गालिबन मुझे अगर सही याद है तो जून 2016 में एक वफ्द जो है, जो पहला मुस्लिम वफ्द था जो वजीर आजम से मिला था, जिसमें मैं भी शामिल था, उसमें वजीर आजम ने एक बात ये कही थी कि मैं कभी हिंदू मुसलमान करके बात नहीं करता और ना मैं कभी करूँगा।
और उन्होंने उस वक्त मिसाल दी थी पतंग की सनत की गुजरात के अंदर कि जो सनत 17 करोड़ रुपए की थी वो सनत जो है 800 करोड़ तक मुंतकिल हो गई। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने मुसलमानों के लिए काम किया। 2019 में इलेक्शन के बाद जब पहली मरतबा वजीर आज़म जो हैं वो खिताब करते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड से, जिसमें कि उनका इंतखाब होता है बिल इत्तेफाक वजीर आज़म बनाए जाने के लिए दूसरी मरतबा, वो ये कह रहे हैं यानी हिंदुस्तान का इलेक्टेड वजीर आज़म जो 542 के हाउस में 352 सीटें लेकर आया है, वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी, उन्होंने माइनॉरिटीज नहीं कहा, उन्होंने माइनॉरिटी कहा कि माइनॉरिटी के साथ अब तक छलावा हुआ है और हमें उस छलावे में छेद करना है। तो ये वो बुनियादी शिफ्ट है जमात की पॉलिसी में और क़यादत के अंदर कि जिसको हमें सबको महसूस करने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए 2019 के इलेक्शन तक मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका और इस वक्त जो लोग बड़ी तेजी के साथ भाग रहे हैं और बड़े बयान पे बयान, बयान पे बयान, खत पे खत, खत पे खत कर रहे हैं, जो अच्छा काम है जब भी हो अच्छा है, मैं उसका खैर मकदम भी करता हूँ। लेकिन अब तक क्या था कि उन्हें कहीं ये उम्मीद लगी हुई थी या उन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई थी या उनसे उन्हें ये उम्मीद लगवाई गई थी कि भाई नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन अब ये लग गया, अब हिंदुस्तान में हर सो कॉल्ड सेकुलर मुसलमान को ये लग चुका है कि भाई अब वो तो चले गए जिनके यहाँ से हमारी खेपें चलती थी, अब ये तो आ गए, अब ये एक हकीकत बन चुकी है, लिहाजा अब इस हकीकत तो तस्लीम करो। हमारा अलमिया क्या है? हमारा अलमिया ये है बुशरा, एक जुमला आपके तवस्सुस से कह दूं कि हिंदुस्तान में हम के हवाले से कह रहा हूँ कि हम एक ऐसी कौम हैं, जिलानी साहब जरा सुनिए, बिल्कुल। हम एक ऐसी कौम है जो सही वक्त पर निहायत गलत फैसला और गलत वक्त पर निहायत सही फैसला करते हैं। 1996 से लेके 2004 तक मुतवातिर मौके दर मौके मिलते रहे, कोशिशें भी होती रही कि भाई जमीन बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, मिजाज बदल रहा है, आप बदले हुई जमीन को पढ़िए और उसके मुताबिक अपने हालात में तब्दीली पैदा करने के लिए एक लम्हा दरीचे खोल लीजिए। लेकिन नहीं, अब जब सब कुछ लुट गया और आप पूरी तरीके से बेदस्तोपा हो गए, तो अब आप रुमाल डाल के और पान खा के आप जो है मुखतमी लिखेंगे और आप जाएंगे भी। तो मेरी गुजारिश ये है कि ए मुसलमानों, वक्त पर चीज़ों को पढ़ना सीखो और ख़ास तौर से जो तुम अपने आप को जो दानिश्वर कहते हो, जो बड़े बड़े उलमा अपने आप को कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम वक्त पर वो फैसले नहीं करते और कौम को चौराहे पर लाके तुम खड़ा करते हो और इस जगह पर ले आते हो जहाँ पर मांगने में भी शर्म आती है और देने वाले को भी महसूस होता है कि अब आए हो तुम लेने के लिए। तो क्या तुम्हें इज्जत और वक़ार मंजूर नहीं है? अपने इज्जत के साथ, अपने ज़र्फ के साथ, अपनी खुददारी के साथ चीजों को लेना सीखना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मैं जज्बाती हो गया, लेकिन मुझे दिल में तकलीफ है इस बात की। जी नहीं, आपने बहुत कड़वे लेकिन सच्चे जो है अल्फाज आपने बयान किए हैं। यासिर साहब को जाना है, इसलिए आखिरी कमेंट में उनका लेना चाहूंगी। यासिर साहब, आपने देखा कि बहुत जज्बाती होकर यहाँ पर अभी कहा है इफ्तिखार साहब ने, लेकिन मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल यह है कि तमाम तरह की स्कीम्स लाई जाती हैं, तमाम तरह के वादे, सब कुछ किया जाता है। वजीर आजम अलग अलग जगहों से बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं, पिछली बार भी की, इस बार फिर से उन्होंने कही है, लेकिन जमीनी तौर पर आप इसको कैसे मुमकिन बनाएंगे? क्योंकि जो फ्रिंज है उसको तो ये लगता है कि हमारी हुकूमत आ गई और हमारी हुकूमत इसलिए आई है कि इनको सबक सिखाना है। वो जो एक फीलिंग है जो डेवलप की जाती है, जिससे मुसलमान अपने आप को ये समझता है कि अब शायद उसके लिए वक्त नहीं रहा जो था, उसको किस तरह से बदला जाएगा? देखिए, मैं यकीन मानिए कि ख्वाजा साहब ने जो अभी बात कही है मैं उनको बढ़ाऊंगा। उन्होंने आईना दिखाया है कौम के ठेकेदारों को। मैं चाह रहा था कि इस तरह की बात नहीं करूं। आप यकीन माने कि जब हम लोगों ने एक छोटी सी तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 2002 में शुरुआत हुई थी, उस वक्त लोग ये कहते थे ये नामो निहाद मुसलमान हैं, ये गद्दार लोग हैं, ये कौन है, गालियां पड़ती थी। लेकिन हमने जो बुनियादी चीजें थी, जो आपके हक की चीजें थी, उसको पकड़ने की कोशिश करी, उसको छूने की कोशिश करी। हमने तालीम के ऊपर काम किया। हमने जब
मैं कहूंगा जो एक साथ 3 तलाक की बात थी, जो तलाक बिद्दत, उस पे जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, बुशरा यकीन माने, यकीन, लेकिन हम आपकी बात पे मैं आ रहा हूं, हम ये इरादा बिल्कुल नहीं रखते कि किसी को सबक सिखाया जाए। हम ये इरादा रखते हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे इस 2019 से। नहीं, ये इस मौजूदा सरकार नहीं, देखिए, क्योंकि हम लोगों ने एक निचले स्तर पर जाकर आप इसको किस तरह से हम देखिए बनाएंगे, वो फिर वही लोग जो वो ठेकेदार है ना, वो उनके दिमाग में ये बात दे रहे हैं बार बार। आप भी अपील कीजिए कि वो ये ना कहें उन छोटे लोगों से जाके जो बहुत भोली कौम है, वो फौरन उनकी बातों में आ जाती है कि ये लोग आपको सबक सिखाएंगे। यकीन मानिए कोई सबक नहीं सिखाएगा। आपके बच्चियों के लिए एजुकेशन पे काम होगा, आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनके लिए स्वास्थ्य का काम होगा। आपको मजबूत किया जाएगा, मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। आप अगर खुद खुशी खुशी आके अपने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन में आप हिस्सा बनते हैं, आप सरकार से कहते हैं कि मेरे पास आइए, मुझे रजिस्टर कीजिए, मुझे कंप्यूटर दीजिए, मुझे सामान दीजिए, मैं ये सारा का सारा जो लास्ट पंक्ति में खड़े हुए बच्चे हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सरकार, मुझे यकीन है, क्योंकि ये सरकार छोटी छोटी बातों को अमली जामा पहनाने का काम कर रही है। और अब इंतजार करना होगा, क्योंकि जादू एक दिन में नहीं होता है। इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आखिर किस तरह से कदम उठाए जाते हैं और किस तरह से इसको प्रैक्टिकली पूरा किया जाता है। अभी मोदी हुकूमत की तरफ से जब दोबारा आए इख्तिदार में, फिर से मुसलमानों की बात बढ़ चढ़ के की जा रही है। इस बार विश्वास जीतने की, यानी यकीन जीतने की बात बार बार की जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 साल में 5 करोड़ मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी, मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको जदीद किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है, तो हर पहलू पर यहां पर काम करने की कोशिश की जा रही है और जाहिर सी बात है कि इसका तमाम मुसलमान तबका, समाज जो है वो इस्तकबाल कर रहा है। अमलिंदु जी, न सिर्फ एक तरफ बल्कि हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ से इस बार काम करने की कोशिश की जा रही है। जो 100 दिन का टारगेट रखा गया है अलग अलग वजारत में, मिनिस्ट्रीज में, उसमें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी शामिल है, तो ये एक अच्छी बात है कि इसको भी शामिल किया गया है और उसके भी 100 दिन के कामकाज को देखा जाएगा। वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी यकीनी बनाया जा रहा है कि किस तरह से प्रॉपर्टीज को जो है वो डिजिटलाइज किया जाए, ताकि उससे जो आने वाली इनकम है उसको मुसलमानों के फलाह बहबूद में लगाया जाए। क्या आपको लगता है कि 360 डिग्री काम करने की इस बार कोशिश की जा रही है, खासतौर पे मुसलमानों के हवाले से, और उनका यकीन जीतकर उनको भी अपना वोट बैंक तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन वोट बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अगर सिर्फ वोट बनाने या वोट बैंक बनाने के लिए कोशिश की जा रही है तब तो फिर ये तुष्टीकरण है, और अगर इसके लिए नहीं है, बाकाई इसके लिए है कि भाई जो हमारे समाज का जो भी तबका है, वो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख, मतलब कोई भी के लिए भी काम होना चाहिए। जो नहीं हुआ या किसी तरीके से पीछे छूट गया तो फिर उसका खैर मकदम बिल्कुल किया जाना चाहिए और उसके ऊपर फिर कोई सवालिया निशान नहीं लगाए जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न मतलब ये भी उठेगा कि जब समीक्षा होगी 100 दिन के बाद या 5 साल के बाद कि भाई जो काम शुरू किए गए थे उनका परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, तब फिर ये बात फिर आएगी कि ये सिर्फ वादे थे। इसके साथ साथ आप ये भी देखें, हमने देखा कि सो कॉल्ड जो मुस्लिम पार्टीज जिनको कहा जाता था, जिनके ऊपर ये टैग लगा था, उन्होंने बहुत बारहा कोशिश की कि इस बार ये टैग उनके ऊपर से पूरी तरीके से हट जाए। उन्होंने मुस्लिम मोहल्लों में जाकर, मुस्लिम लोकेलिटीज में जाकर, जहां मुस्लिम अक्सरियत थी वहां जाकर ना कोई रैली की, ना उनका कोई नाम लिया, ना उनके बारे में कोई बात की, ना उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा थे वो, और लेकिन फिर भी उसके बाद भी मुसलमानों ने उन्हें वोट किया। वहीं आप दूसरी पार्टी देखें, जो बीजेपी, जहां पर ये माना जाता है मुसलमानों से वोट नहीं करता है, एक तरह से अपने आप को उससे अलग रखता है, उसके बाद ना ही मुसलमानों ने उस तरह से उन्हें वोट किया, 5 से 7% किया। उसके बावजूद भी जब वो इख्तिदार में आए हैं और ऐसे इख्तिदार में आए कि 303 सीटें उन्हें मिली हैं, उसके बावजूद भी वो इस तरह से मुसलमानों की बात कर रहे हैं। किस तरह से फिर आप इसको देखेंगे? देखिए, मैं इसको 2 नजरिए से देखूंगा। एक तो पहली चीज ये कि जैसे ख्वाजा साहब जज्बाती हो गए थे, मैं उतना जज्बाती नहीं होऊंगा मैं, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि जो असल में जो सेक्युलरिज्म का अपने ऊपर लेबल लगाए रहे, उन्होंने असल में मुस्लिम सांप्रदायिकता को सेक्युलरिज्म घोषित करने की कोशिश की। तो किया क्या उन्होंने नुकसान जो था वो
मुसलमानों का भी किया और सेकुलरिज्म का भी किया, दोनों का नुकसान किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस एजेंडे को बहुत अच्छे तरीके से कैश किया, हर तरीके से, मतलब उनके खिलाफ माहौल बनाने में भी और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भी। स्थितियां ये पैदा हो गई कि उनके ऊपर एक लेबल चस्पा कर दिया गया कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टियां हैं, तो उन्हें वो टैग उतारने के लिए अब कोशिश करनी पड़ी। तो अब जब वो टैग उतर ही गया है, मतलब एक तरीके से देखा जाए टैग उतर ही, हिंदुत्व मान लें, हार्ड हिंदुत्व मान लें, सॉफ्ट, देखिए हिंदुत्व सॉफ्ट और हार्ड होता ही नहीं, हिंदुत्व है और वो हार्ड ही होता है। वो हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं, हिंदुत्व हार्ड है और हार्ड ही रहेगा, वो सॉफ्ट नहीं हो सकता। तो वो हिंदुत्व था वो, तो उस हिंदुत्व से लड़ाई जो थी, अब उन्होंने उसको जाति से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वो गलती करेंगे क्योंकि जाति खुद हिंदुत्व का एक हिस्सा है। तो वो अपने ही जो मतलब गलतियां थी उस पर लगातार गलतियां करते चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस बात में बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपने एजेंडे को आगे भी बढ़ाया। जो उनका तबका था, जो उनका मतलब बेस वोटर था, उसको भी उन्होंने संतुष्ट किया। और अब वो इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया या जो उनके खिलाफ थे उनके लिए वो काम करना, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मतलब कितना सही हो गया गलत होगा वो आगे देखने वाली चीज होगी, लेकिन वो ये दिखाने की मतलब ये कोशिश कर रहे हैं, बार बार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ जा करके या किसी को सबक सिखाने के लिए अब काम नहीं करेंगे। तो अगर ये वास्तव में चीजें होती हैं धरातल पे तो अच्छी चीजें हैं, उसका फिर स्वागत किया जाना चाहिए निश्चित तौर पे। और अगर ये सिर्फ दिखाने की चीजें तो जायज बात है, फिर आगे सवाल उठेंगे और हम भी सवाल उठाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगाए जा सकते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन फिलहाल जो जैसा नजर आ रहा है उसे वैसे ही देखना भी चाहिए। फिलहाल तो देखिए, फिलहाल तो उसको तारीफ करनी पड़ेगी, जो चीजें आ रही हैं सामने इस समय उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आगे चल के मतलब चीजें पैदा होंगी उनके अंदर और शक शुबा पैदा होंगे तो जाहिर बात तो उस समय आलोचना होगी, जब आलोचना करने का समय आएगा। लेकिन फिलहाल नहीं है, चूंकि इस समय चीज अच्छी लग रही है तो इसमें आलोचना नहीं होगी उसकी। जी, जाहिर सी बात है। अभिजीत, जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज के साथ इफ एंड बट्स जो है वो लगे रहते हैं, लोग सवाल उठाएंगे और ऐसा होता भी नहीं कि एक तरफा तमाम चीजों सवाल उठाना लाजमी भी होता है और इस पर भी लेकर लोग अपने खदशात, अपने जो सवाल है, कंफ्यूजन हैं, वो तमाम चीजें रखेंगे। मेरा सवाल ये है कि ये बहुत अच्छा कदम है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो उनका वोट बैंक नहीं था वो उसको किस तरह से खुश कर रहे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी खुश कर रहे हैं और 130 करोड़ 35 करोड़ की जो बात की जाती है उसकी तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है और लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जो मैंने सवाल यासिर से पूछा था जिन्होंने जवाब नहीं दिया, वही मेरा सवाल आपसे है कि जो जमीनी तौर पर जो लोग होते हैं उन्हें जो लगता है कि हमें एक अब पावर मिल गई है और हम उस पावर का इस्तेमाल करेंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि उस पर भी काम करने की जरूरत है? तभी जो एक पूरा पॉजिटिव माहौल है वो एक तरह से पूरे तौर पर सामने निकल कर आएगा। देखिए, मैं उसमें आपको एक बात बताता हूँ कि पहली चीज़ तो ये जो बनाया गया ना माहौल की, जो फ्रिंज एलिमेंट है या जो 10 या 15 घटनाएं घटी जो इनमें की पर्टिकुलर मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो है की हत्याएं हुई, या उसी तरीके से आप हिंदू समाज के भी 10-15 लोग को उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि इनकी हत्या इन्होंने की थी। देखिए, आप उस डिबेट में अगर फंसे रहेंगे और उसको आप बना के चलेंगे कि देखिए ये जो है यही RSS का एजेंडा है या ये मोदी जी का एजेंडा है या बीजेपी का एजेंडा है, तो आप उसी मतलब मुगाफत में रहेंगे और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वास्तव में वो फ्रिंज भी क्या, कोई भी जो है भगवा पहन लेगा और RSS का आदमी बन जाएगा, या कोई भी टोपी पहन लेगा और वो मुसलमानों का जो है रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा कि बस हम टोपी पहन लिए और हम जो है यही, और कट्टरपंथ करेगा तो वही मुसलमान हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से फंसे रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी तरफ सरकार ने पिछले 5 सालों में भी लगातार, उसके पहले 2013 में बनाया गया कि मोदी जी आ जाएंगे तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वैसी चीजें नहीं हुई। कुछ घटनाएं घटी, सरकार की तरफ से उस पर भी कदम उठाए गए और उसको सही करने की कोशिश की गई। अब वो घटनाएं देखिए क्या है, वो तो समाज का एक मतलब सच है जो मतलब लंबे समय से बना हुआ है, उसको खत्म करना जरूरी है। दूसरी चीज आपको देखना भी ये भी होगा कि कोशिशें कौन कौन कर रहा है और कोशिशें क्या क्या हो रही हैं। कुछ कोशिशें होती रहेंगी जो इसको सिर्फ दिखाते रहेंगे इस चीज में कि ये मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देख रहे हैं, जबकि बीजेपी पहले भी ये बोलती रही सबका साथ सबका विश्वास या अपीजमेंट ऑफ नन और वेलफेयर ऑफ ऑल। आप सिर्फ क्या करते थे, पहले आप ये कहते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम माइनॉरिटी स्टेटस रखेंगे या जामिया का रखेंगे और इसी के पर अगर भाजपा वाले कहते हैं कि उसको खत्म किया जाए या कोई और कहता है इसे खत्म किया जाए और उसके सबके लिए ओपन किया जाए, तो आप उसको कहेंगे कि ये देखो सेकुलर पे हमला हो रहा है या मुसलमान पे हमला हो रहा है। आप उसके आगे डिबेट करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हो रहे थे। उनके जो वास्तव के सवाल हैं वो तैयार नहीं हो रहे थे। अगर आप प्रधानमंत्री घर बनाते हैं सबको घर मिलता है, अगर टॉयलेट बनता है सबको मिलता है। आपको उस तरीके से भी डिबेट को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। विश्वास करना ही आपके पास, जाहिर सी बात है, जिस विश्वास की बात बार बार की जा रही है, जिस यकीन की बात की
जा रही है वो यकीन दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफा कभी भी कुछ नहीं होता है। बार बार एक हाथ जो बढ़ाया जा रहा है वजीर आजम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मुसलमानों को भी जरूरत है कि वो भी अपना हाथ जो है आगे बढ़ाएं और देखें कि किस तरह से आगे सरकार उनके हक में, उनके लिए काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।